वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्निंग पर। और मैं हूं मिस्टर संजय वर्मा और मैं आज लेकर के आया हूं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का। यहाँ पे 12 मिस्टेक से लिखा हुआ, उसको 11th ही समझें, इंग्लिश कोर के लिए। तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो तीनों के लिए आप ये इंटर में से उपयुक्त साबित होने वाला यह वीडियो, इसलिए अंत तक देखें। तो फिर से वही चीज़, टाइम आपके लिए 1.5 घंटा का है। जनरल इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, 40 प्रश्न रहेंगे। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स के रहेंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सबसे उपयुक्त सही ऑप्शन को ही आप चुनाव करेंगे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, और गलत प्रश्न के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज, एक लॉन्ग सा पैसेज है। इस पैसेज को देखेंगे तो फिलहाल तो मैं इस पैसेज को पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आप घर में इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और पॉज करके वीडियो इस पूरा पैसेज को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप हम जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे। जो सही आंसर होगा उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये रहा आपके लिए पहला सा सवाल। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार लेबर का क्या मतलब हुआ? तो ये हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल मैसेज। ओके, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कवि के अनुसार वर्स्ट ट्रेजेडी जो था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी में से, द पेसिमिज्म ऑफ द रूरल पीपल अबाउट देयर ओन कंडीशनल। ओके फ्रेंड्स, तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। देखेंगे रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। तो इसका 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, इम्पेरियल इंटरेस्ट लिव्ड ओनली इन अ विलेजेस, the country comprised of mainly villages, Gandhiji was against the western colonialism, real India was then under the British rule। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गांधी जी वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म। तो गांधी जो क्या थे, वो पश्चिमी सत्ता के जो संस्कृति है उसके विरोध में थे। ओके, तो ये उसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब आज के समय में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है अभी के समय में। तो अभी क्या है, तो इम्प्रूविंग वेरी रैपिडली, तेज गति से विकास हो रहा है। इवन ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट, आगे है सब ह्यूमन डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड 4 ऑप्शन में है नॉट फार बेटर देन दैट एनिमल्स। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सब ह्यूमन्स डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। तो पैसेज में से दिया हुआ है इनलाइटेंड, इनलाइटेंड दिया हुआ, इसका मीनिंग इस पैसेज में जो भी वर्ड दिया हुआ उसके मीनिंग से कौन मैच करता है। ठीक है, तो ये होगा फुली अवेकेंड, यानी कि इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? प्रबुद्ध होना, जागृत होना, शिक्षित होना। तो फुली अवेकेंड का मतलब ही वही होता है कि जागना, मतलब आप शिक्षित होना। तो दोनों सेम मीनिंग के वर्ड हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? फुली अवेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स इन द पैसेज। पैसेज में दिया हुआ एमेलियोरेट। एमेलियोरेट क्या होता है? एमेलियोरेट का मतलब होता है मेक बेटर, इंप्रूव, यानी कि सुधार करना, उसे कहते हैं एमेलियोरेट। तो इसका अपोजिट पूछा है आपको, क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। तो अपोजिट में हो जाएगा ऑर्सन। ऑर्सन क्या होता है? बद से बदतर हो जाना, मतलब खराब हो जाना। यहाँ पे सुधार करना, ये हो गया आपका बिगाड़ना, यानी कि खराब होना। ओके, तो ये इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका पैसेज कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ से आया हुआ है आपका ग्रामर सेक्शन। लिखा हुआ इन नोट मेकिंग वी अवॉइड
नोट मेकिंग हम लोग अवॉइड करते हैं। तो आपको याद होगा कि सेट 1 जब डिस्कस कर रहे थे तो सेम क्वेश्चन वहां पे था, तो फिर उसका आंसर वही हो जाना है कि नोट मेकिंग बनाते समय हम लोग नो लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अब्रेविएशन यार फ्रीली यूज्ड इन, अब्रेविएशन अधिक मात्रा में कहां पे यूज किया जाता है? एब्रीविएशन यार फ्रीली यूज्ड इन नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोटिस राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, नोट मेकिंग का भी में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम एब्रीविएशन का यूज नोटिस राइटिंग में लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे समरी डज नॉट एक्सीड्स डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो समरी हम लोग जब तैयार करते हैं तो उसका ओरिजिनल पैसेज या पैराग्राफ होता है, उसका कितना भाग लेते हैं? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1/3। ओके, यानी कि जितना दिया हुआ रहेगा पैसेज या पैराग्राफ, उसका 1/3 लेकर के हम लोग समरी तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है समरी कंटेंट्स। समरी में क्या जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि क्या होता है? तो लिखा हुआ है मेन एरिया, ग्लोसरी, टाइटल एंड फॉर्मेट। नो, इसमें से सही आंसर हो जाना है मेन एरिया। समरी में क्या दिया जाता है? मेन एरिया दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे सेट 1 से रिपीट किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें से कहीं मिस्टेक दिखा। ठीक है, तो जो गलती दिख रहा है उसको हम लोग सुधार करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है द, अनदर, अदर और नो करेक्शन। तो वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, जब ग्लास के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही ना सेंटेंस को रॉन्ग करते हुए इसमें सुधार करेंगे और हो जाएगा वुड यू लाइक ए अनदर ग्लास ऑफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? अनदर ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि आप पानी का और गिलास लेंगे कि ये पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा वुड यू लाइक अनदर ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ आई अपियर फॉर द एग्जाम टुडे, आज के बारे में। तो आज मैं क्या हुआ? एग्जाम में शामिल हुआ, है ना। आई अपियर फॉर द एग्जाम टुडे, तो ये सिंपल फ्यूचर में चला गया सेंटेंस, तो बिल्कुल ये सही सेंटेंस है, इसमें से कहीं कोई गलती दिख नहीं रहा है, तो ये नो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, उसकी बहन की शादी के लिए राम क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। लेकिन यह सेंटेंस गलत है। यहाँ पे वेटिंग आया हुआ बिफोर में। बिफोर जब भी आता है अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आता है। पास्ट में वह सेंटेंस हो तो फिर वाज वेयर को लेकर के आता है। प्रेजेंट में सेंटेंस हो तो इज आर एम को लेकर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाज वेयर से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे इज से रिलेटेड। ओके, तो हो जाएगा इज वेटिंग, है ना, यानी कि राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। ओके, बिल्कुल आसान सा सवाल था ये, ग्रामर से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। गीता हैव रीड दिस बुक सिंस 10 AM। तो देखिए यहाँ सिंस का यूज हुआ है ना, तो यह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर जाएगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चूंकि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल में ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर ले जाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इसमें से देखेंगे गीता दिया हुआ है, तो गीता हैज बीन रीडिंग। हैव बीन रीडिंग तो नहीं हो सकता है, तो हैज बीन रीडिंग होगा। क्यों? क्योंकि हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, जबकि गीता सिंगुलर है। ओके फ्रेंड्स, तो हो जाएगा गीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 AM। ओके, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहेंगे। वेट व्हाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। इंतजार करो जब तक कि बस स्टैंड पर रुक नहीं जाती है। तो वाइल यहाँ पे लिखा हुआ, वाइल होता है जबकि, लेकिन ये इसके जगह पर टिल सटीक आंसर होगा, यानी कि वेट टिल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। रुको जब तक कि बस स्टैंड पर रुक नहीं जाए। ओके फ्रेंड्स, ये 15 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देख लेंगे और अच्छे तरीका से, और अपने साथियों को भी बताएंगे। आगे देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया हुआ है, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम।
इसमें से सुधार करना है तो हो जाएगा आई हुई सीता वुड पास के जगह पर हो जाएगा कुड भी सही आंसर है इसका, माइट भी ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो मेरे अनुसार से आई हुई सीता माइट पास द एग्जाम, ये होनी चाहिए माइट। वैसे कुड भी सही आंसर ही है, कुड लगा करके आप इस प्रश्न का उत्तर सही करके 1 नंबर ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, तो ये रीअरेंज के लिए आ गया है, तो अच्छा सा सवाल है। देखिएगा लिखा हुआ है रोटेट्स द सन ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम, तो द सन के बारे में बात की जा रही है, जो सन रोटेट करता है उसके बारे में, तो इसका उत्तर हो जाएगा द सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, तो ये हो जाएगा, तो क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा सा सवाल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दिया हुआ द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, तो आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी कि आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस ऑप्शन ये में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फिर से ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ उसको सुधार करें। यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी ऐसा बोला जाता है, आप जान रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे आग्रह किया जाता है कि मेरी मदद करें। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, क्या आप अपनी कार हमें उधार दे सकते हैं? तो शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, इसका सटीक आंसर होना चाहिए। शुड की जगह पर आप यूड का प्रयोग करेंगे तो जगह वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, तो पोलिटली जहां पे किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है वहां पे वुड का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वुड बिल्कुल सही उत्तर है। कुड का भी यूज किया जा सकता है, बट ज्यादा बेहतर आप यूड को चुनाव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। गोपाल नीड्स टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, जब वह मुंबई में रहा करता था। व्हेन ही वाज इन मुंबई, जब वह मुंबई में रहा करता था तो वो क्या किया करता था? गोपाल नीड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो उसे मॉर्निंग वॉक जाना होता था। तो यहाँ पे करेंगे गोपाल यूज टू, गोपाल मॉर्निंग वॉक जाया करता था कब? जब ही वाज इन मुंबई, जब वह मुंबई में रहा करता था। ओके, तो हो जाएगा इसका यूज टू, ऑप्शन सी सटीक उत्तर। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। What was the hard to believe about the खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर? अब हम लोग टेक्स्ट बुक की ओर पर पहुंच चुके हैं और आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो व्हाट वाज द हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, तो खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर के लिए क्या विश्वास करना ज़्यादा ये था, तो है कि दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, दैट शी वाज अ रिलीजियस लेडी, दैट शी वाज ए काइंड लेडी, दैट शी वाज टेरिबल वर्ल्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर से दिया गया था। व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीनेस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए मतलब यही चैप्टर से रिलेटेड के क्वेश्चन है। तो देखेंगे व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर फॉर अ डे फॉर द ग्रैंड मदर के लिए हैप्पीएस्ट आवर कब हुआ करता था, कब उसके लिए ज्यादा खुशी का क्षण हुआ करता था? तो लिखा हुआ ऑप्शन में से इट वाज द टाइम व्हेन शी वेंट टू द टेम्पल, जब वो मंदिर जाया करती थी। अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगले ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है इट वाज द टाइम व्हेन शी सेड हर प्रेयर, जब वो प्रेयर करती तो उसके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था। इट वाज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरो, जब वो स्पैरो यानी कि छोटी चिड़िया को वो जब दाना खिलाया करते तो उस समय। नन ऑफ दी अबव, तो इसका सटीक आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, इट वाज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरो, जब वो शाम के समय में स्पैरो को भोजन खिलाया करती थी, दाना खिलाया करती थी, उसके लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। ओके, आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा ये चीज। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, तो जब गांव में हुआ करती थी तो उसके जगह पर अब जब वो शहर सिटी चली गई तो विलेज डॉग्स को जो वो खाना खिलाया करती थी उसका जगह अब कौन सा ले लिया? व्हाट टुक द प्लेस, उसका स्थान अब कौन ले लिया? तो उसका स्थान अब ले लिया स्पैरो। ओके फ्रेंड्स, तो डॉग्स का स्थान अब स्पैरो ने ले लिया।
ओके, चलिए अगला आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है द वेट ऑफ द वेव वॉकर इज, तो वेव वॉकर का वजन कितना था। तो इसे सेट 1 में देखे थे कि वेव वॉकर का लंबाई कितना था, ये पूछा गया था। तो लंबाई था 23 मीटर वगैरह। अब तो है इसमें से वेट पूछा जा रहा है, तो आपको याद होगा कि इसका वजन 30 टन था। ओके, वेव वॉकर जो उसका नाव था उसका वजन 30 टन था, 30 टन था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ द वॉयज वेंट टू द पीसफुली अप टू, जब उन लोग ने समुद्री यात्रा शुरू किया तो कहां से कहां तक का यात्रा उन लोग के लिए ज्यादा उपयुक्त था, खुशनुमा था, सुखदायक था। तो पीसफुली का मतलब होता है सुखद, सुखदायक, आनंददायक। तो ये हो जाएगा केप टाउन। तो इंग्लैंड से चला था उन लोग और वहां से लेकर के केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में, वहां तक की दूरी उन लोग के लिए बहुत बेहतर रहा था। तो ओके फ्रेंड्स, आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा ये केप टाउन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुई, तो सुई का फुल नेम क्या था, सुजान था, सभी को जान रहे हैं। तो सुजान हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे देखेंगे इन द पोएम, इन द पोएम मतलब कविता में कौन सा कविता, द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, इसमें से पर्सोनिफाइड किसे क्या गया है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट करते हैं उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से रेन जो है इसको लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट किया गया है पोएम के माध्यम से, तो इसलिए इसका पर्सोनिफाइड में हो जाएगा रेन। ओके फ्रेंड्स, आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज सोर्स ऑफ, रेन क्या है, किस चीज का सोर्स है ना। तो रेन है डेड का सोर्स, नो लाइफ का, वाटर का, क्लाउड का। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा लाइफ का। ठीक है, तो रेन जो है वो लाइफ का सोर्स है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। द एक्सप्रेशन टू लिव इन द पोएम मीन्स, तो लेव का मतलब, टू लेव का मतलब होता है टू बाथ। इस चैप्टर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये टू लेव का मतलब क्या हो गया, टू बाथ। तो 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट 6 सवाल बचा हुआ है, इसको देखेंगे। ये रहा आपका अगला सवाल, 31 नंबर का सवाल है, देखिएगा। व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, रेन नेचर के लिए क्या करता है। लिखा हुआ है क्लीन इट, प्रकृति को साफ करता है, ब्यूटीफाइड इट, प्रकृति को सुंदर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। हु रोट द स्टोरी रंगा मैरिज, रंगा मैरिज जो चैप्टर दिया गया था उसमें से इसका राइटर कौन है। तो हम पहले भी बोले हैं कि जितने भी चैप्टर है सभी का राइटर पोएट जो है आप याद करके ही जाएंगे, निश्चित रूप से वहाँ से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो रंगा मैरिज का राइटर है मस्ती वेंकटेशा अय्यर, आपको याद होगा मस्ती वेंकटेशा अय्यर, ये सही उत्तर हो गया। 33 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज, रंगाज मैरिज जो था स्टोरी वो कौन इस कथा को अपने ओर लेकर के चल रहे हैं, मतलब खुद पर डिपेंडेबल होकर के पूरा कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि उसमें से एक पात्रक है श्यामा, है ना, वही इस स्टोरी में नरेटर बने हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा श्यामा, ऑप्शन ए। व्हाट इज होसाहाली, होसाहाली क्या है। तो होसाहाली वो जगह था जहाँ पे रंगा रहता था, यानी कि रंगा का विलेज था वो। तो ऑप्शन ए में है रंगाज विलेज, रंगाज स्कूल, रंगाज शॉप, रंगाज हाउस। तो सही उत्तर हो गया इसका रंगाज विलेज। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप अगर स्टोरी पढ़े होंगे पूरा अच्छे तरीके से तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आगे, वेयर वाज होसाहाली विलेज नॉट मेंशन, होसाहाली जो गांव है वो कहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो होसाहाली विलेज जो है वो ज्योग्राफी के बुक में मेंशन नहीं किया गया है, आप चैप्टर के अनुसार जान रहे होंगे। तो हो जाएगा इसका उत्तर इन ज्योग्राफी टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ज्योग्राफी टेस्ट। आगे, वेयर डिड आरम लाइफ, आरम कहाँ रहता था। तो आरम कहाँ रहता था, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, इन द कंट्री, ओलाइव एवेन्यू एंड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लास्ट ऑप्शन की ओर 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ हाउ वाज द
हॉर्स अकॉर्डिंग टू आरम, आरम के अनुसार घोड़ा कैसा था? तो मैग्निफिसेंट एंड लवली, ब्यूटीफुल, व्हाइट हॉर्स। ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। और अंतिम 3 सवाल बाकी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये रहा 38वां नंबर का सवाल। हु कुड नॉट बी अ नंबर ऑफ द गारोगेलियन फैमिली, नंबर नहीं, मेंबर है ये। हु कुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गारोगेलियन फैमिली, तो गारोगेलियन फैमिली का सदस्य कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन देखिएगा, पुअर, बिल्कुल पुअर लोग हो सकता है, रिच, ये भी हो सकता है, द थीप, यही नहीं हो सकता है। अन्य के उन लोग का हॉलमार्क क्या था, आप जान रहे हैं कि गारोगेलियन फैमिली जो थे वो ट्रस्टी थे एंड ऑनेस्टी थे, उन लोग सच बोलते थे और ईमानदार भी थे। तो यहाँ पे थीप लिखा हुआ है, तो थीप जो है वो इन लोग फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता था, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, आगे हाउ वाज अंकल खुसरो, अंकल खुसरो जो है वो कैसे थे? तो हॉट टेम्पर थे, बिल्कुल सही थे, हॉट टेम्पर थे, गर्म मिजाज के। इरिटेबल, वो चिड़चिड़े व्यक्ति थे, हाँ ये भी सही है। इम्पेशेंट, वो धैर्य नहीं बना के रखते थे, ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, एड्रेस चैप्टर का है, उसके ऑथर कौन है? तो आपको याद होगा एड्रेस चैप्टर के ऑथर है मार्गा मिनको। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से टोटल आपका 40 प्रश्न को हमने डिस्कस किया और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयुक्त और यूजफुल साबित होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने साथी तक को भी शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। आप सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेकर के आएँ और आपके लिए अच्छा साबित हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।